हॉट रोमांस 5। जैसे ही अहान जिया को अपनी गोद में उठाता है, ठीक वैसे ही जिया की तेज चीख निकल पड़ती है। जिसकी चीख सुनकर अहान हैरान होकर जिया को देखने लगता है तो जिया वह चिल्लाते हुए ही बोली, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, वॉशरूम में आप उतार क्यों नहीं रहे मुझे। जिया बस चिल्लाते हुए रहती है। मगर अहान वो तो अहान था, उसे जिया के चिल्लाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो जिया को लेकर बाथरूम में आ जाता है और सीधे बाथटब पर बिठा देता है, जिसकी इस हरकत से जिया के चेहरे पर चिढ़ आ जाती है और वह अपने दोनों पैरों को मोड़कर बैठ जाती है। साथ ही वह अपने वक्षस्थल को अपने दोनों हाथों से ढकने लगती है और खुद को पूरी तरह से ढकने की कोशिश तो करती है, मगर उस कोशिश में असफल हो जाती है, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है और वह अपनी नज़रों को ज़रा सा भी उठाने की कोशिश नहीं करती है। वाइफी, क्या तुम्हें लगता है अब भी तुम्हें मुझसे शर्माने की या खुद के बदन को ढक कर रखने की ज़रूरत है? अहान काफ़ी ज़्यादा बेशर्मी के साथ बोला, कल रात मैंने तुम्हें पूरी तरह से पा लिया है वाइफी, और हमारे बीच सब कुछ हो गया है। और मैंने तुम्हें सर के बाल से लेकर पैर के नाखून था, हर जगह से तुम्हारे बदन के हर हिस्से को अच्छे से देखा भी है और छुआ भी है। तो तुम इस तरह से शर्माना बंद करो। वैसे भी अब तो हमारे बीच सब होना कॉमन बात है। इतना बोलकर अहान शावर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। तो जिया वह अहान की बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाती है और उसकी ज़रा सी भी हिम्मत नहीं होती वह कुछ भाव बोल सके, जिस वजह से वह बस शांत सी बाथटब में बैठी हुई होती है। तो अहान शावर के नीचे खड़ा भीगते हुए ही जिया को देखे जा रहा था। जिया के बदन पर बने लव बाइट के निशान अहान को याद दिला रहे थे कल रात दोनों के बीच क्या हुआ, और जिया अब से उसकी है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जिस पर सिर्फ उसका और सिर्फ उसका ही हक है। ये सोचकर ही वह अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और उसकी खुशी उसके चेहरे की मुस्कान बनकर साफ नजर आ रही थी। और उसका मन कर रहा था वो अभी के अभी ही जिया को अपनी बाहों में भरकर फिर से प्यार करना शुरू कर दे, क्योंकि रात में उसका हुआ भी नहीं और जिया दर्द से झटपटाने लगी थी, जिस वजह से उसने खुद को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर जिया की बॉडी से बाहर निकाल लिया था। मगर फिर भी जितना उसने किया था उसमें ही जिया को काफ़ी दर्द हुआ था और वो जिया को दर्द नहीं देना चाहता था, जिस वजह से वह काफ़ी मुश्किल से खुद को रोक रहा था। आप प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखिए और आप यहाँ से बाहर जाइए, मैं आपके सामने नहीं नहा सकती हूँ, जिया शर्माते हुए ही बोली। अच्छा तो वाइफी बताओ, मेरे सामने नहीं नहा सकती तो किसके सामने नहाने का इरादा है तुम्हारा? अहान जिया को छेड़ते हुए ही बोला। अहान की ऐसी बातों को सुनकर जिया का मन कर रहा था वो अभी इसी पानी से भरे बाथटब में डूबकर अपनी जान दे मगर वो चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह अभी मरना नहीं चाहती थी, जीना चाहती थी और काफ़ी कुछ करना चाहती थी। यही सब सोचकर वह धीरे से टब के पास रखा हैंडल उठाती है और अच्छे से खुद को साफ करने लगती है। और उसने अहान को अपने सामने से ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे अहान वहां पर है ही नहीं। वह अच्छी तरह से खुद को साफ करती है और पास रखे तौलिए को निकाल उससे अपने बदन पर लपेटे धीमे कदमों के साथ ही बाथरूम से बाहर निकल जाती है। तो अहान भी उसके पीछे ही बाथरूम से बाहर निकलता है और देखता है जिया कमरे में आने के बाद अपने बड़े से लगेज को खोलने की कोशिश कर रही है, मगर उससे खुल नहीं रहा है, जिस वजह से जिया के सुंदर से फेस पर झुंझलाहट आ जाती है और वह चिढ़ते हुए ही उस बड़े से लगेज को देखती है जिस पर उसके कपड़े रखे हुए थे। जिया को वैसे देखकर अहान के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वह बड़े से क्लोजेट के पास जाकर उसे खोल देता है। फिर उसके अंदर से एक सुंदर सी ब्लू कलर की फ्रॉक निकालता है जो ऑफ शोल्डर की होती है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, जिसे देखकर ही समझ आ रहा था उसे एक फ्रॉक की कीमत ही लाख रुपए होगी। अहान उस फ्रॉक के साथ ही अंदर पहनने के लिए भी कपड़े निकालता है और जिया के पास जा उसे देखकर बोला, वाइफी तुम्हें ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पति ने वो हर एक चीज़ पहले से ही तुम्हारे लिए अरेंज कर रखी है जिसकी ज़रूरत तुम्हें हो सकती है, तो लो इन कपड़ों को पहन लो। इतना बोलकर वह उस फ्रॉक को जिया के हाथ में थमाकर खुद बड़े ही बेशर्मों की तरफ अपने कपड़ों को निकाल कर वहीं पर खड़ा होकर जिया के सामने ही पहन लेता है, जिसे वैसा करते हुए देखकर जिया जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी, जिस वजह से वह चेंजिंग रूम में जाने की जगह बाथरूम में चली जाती है और कपड़े पहनकर बाहर आती है और आईने के सामने जाकर तैयार होने लगती है। जिया जब खुद को आईने में देखती है तो वह उस फ्रॉक में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसी के साथ उसके गले पर बने लव बाइट के निशान साफ नजर आ रहे थे। यहाँ तक उस ड्रेस का नेक भी काफ़ी डीप था, जिस वजह से उसके उभरे हुए वक्षस्थल उभर कर नजर आ रहे थे
और उसके क्लीवेज जो हल्के नजर आ रहे थे वहां पर काफी सारे लव बाइट दिख रहे थे। जब जिया खुद को वैसे देखती है तो वह मन ही मन अहान को गाली देने लगती है, क्योंकि उसने ही उसके बदन पर इतने सारे लव बाइट जो दिए थे। मगर अहान वो को उसके मुंह पर कुछ भी बोल नहीं सकती थी, जिस वजह से वह खामोश खड़ी रहती है और तैयार होने लगती है। अहान जिया के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है, और जिया को ध्यान से देखते हुए ही अहान की नज़र जिया के खाली गले पर पड़ती है जिस पर मंगलसूत्र नहीं था। ये देखकर अहान की आंखें अचानक से एकदम लाल हो जाती है और वह वैसे ही गुस्से से भरी आवाज के साथ ही बोला, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ पर है? बेड पर गिरा होगा रात में। जिया बेहद डरते हुए ही आईने से अहान को देखकर बोली। जिया की बात सुनकर अहान बेड के पास जाता है और वहां पर मंगलसूत्र ढूंढने लगता है, और जैसे ही उसके हाथ मंगलसूत्र लगता है ठीक वैसे ही वह जिया के पास वापस आकर उसके गले में मंगलसूत्र पहनाने हुए ही बोला, आज के बाद कभी भी तुम्हारे गले से मंगलसूत्र निकलना नहीं चाहिए, ना ही मांग से सिंदूर गायब होना चाहिए, और अगर तुमने अपनी इन सुहाग की निशानी को खुद से दूर करने की कोशिश की तो याद रखना उसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा, और तुम्हें वो सजा मिलेगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। अहान बेहद ही गुस्से भरे स्वर में बोला, मुझे लगा आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, इंडिया के सबसे अमीर और रईस बिजनेसमैन हो, और आपको तो हर चीज़ सुंदर और परफेक्ट पसंद है, आपको ज़रा सी भी बदसूरती पसंद नहीं, और जब आप इतने अमीर और हैंडसम हो, साथ ही हर लड़कियों की पहली पसंद और फैंटेसी दोनों हो, इसलिए हमें लगा अगर हम मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र लगाएंगे तो आपको वो पसंद ना आए और आपको ऐसा लगे जैसे हम गवारों की तरह रहते हैं, बस इसीलिए हमने सिंदूर नहीं लगाए और मंगलसूत्र और भी ध्यान नहीं दिया। जिया काफ़ी ज़्यादा डरते हुए बोली, वाइफी मेकल से पहले ये सब था जो तुमने कहा, मगर कल रात जब हमारी शादी हुई उसके बाद से मैं तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा बन गया हूँ, और किसने कहा अगर तुम गले में मंगलसूत्र पहनोगी तो गवार लगोगी? तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो जो अब मेरी हो गई हैं, तो हमेशा इस बात को याद रखना और मेरे साथ वफादार रहना, और कभी भी अपने सुहाग की निशानी को खुद से दूर मत करना। अहान जिया को पलट अपने सामने कर उसकी आंखों में देखकर बोला, तो जिया वह भी डरते हुए ही बस हाँ में सर हिला देती है। तभी अहान की नज़र जिया के नर्म सॉफ्ट होठों पर पड़ती है, जिसे देखकर अहान खुद को रोक नहीं पाता है और धीरे से जिया की कमर में अपना हाथ डाले उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे किस करने लगता है। अहान की इस सडनली किस करने की वजह से जिया की आंखें हैरानी से फैल सी जाती हैं और वह अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है, साथ ही दोनों हाथों की मुट्ठी भी भींच लेती है। तो अहान वो जिया के होठों को चूस रहा था और उसे जिया के होठों को चूसना काफ़ी अच्छा लग रहा था, जिस वजह से वह बस उसके होठों को काफ़ी देर तक चूसते रहता है। फिर धीरे से जिया की कमर में चिकोटी काट लेता है, जिस वजह से जैसे ही जिया अपने मुंह को खोलती है ठीक वैसे ही अहान उसके मुंह में अपनी जीभ डाल देता है और जिया के पूरे मुंह में अपनी जीभ को घुमाकर उसके मुंह का स्वाद लेते हुए उसे फ्रेंच किस कर रहा था, तो कभी उसकी टक को सक कर रहा था, जिस वजह से जिया का सारा बदन सिहर उठा था, मगर उसके अंदर तो इतनी भी हिम्मत ना थी जो वह खुद से अहान को दूर कर सके। और एक लंबी पैसनेट किस के बाद जब जिया की सांसें उखड़ने लगती हैं तो अहान उसे छोड़ देता है। जैसे ही जिया अहान से अलग होती है ठीक वैसे ही वह जमीन पर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पर रख काफ़ी जोरों से गहरी लंबी सांसें लेने लगती है। तो अहान वो शांत सा खड़ा जिया को देख रहा था और उसकी ज़रा सी भी सांसें नहीं उखड़ी थी, बल्कि वह नॉर्मल खड़ा था। कुछ देर बाद जिया और अहान दोनों ही नाश्ता करने के बाद हॉल में आ जाते हैं। तब अहान जिया के पास जाकर उसके होठों को अपने होठों से चूम कर बोला, वाइफी आराम करो और किसी भी चीज की ज़रूरत पड़े तो मेड को बोल देना, मैं शाम को जल्दी घर आने की कोशिश करूँगा। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। तो जिया भी अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ अहान का ऑफिस। अहान जैसे ही अपने ऑफिस में कदम रखता है ठीक वैसे ही कंपनी में काम कर रहे सारे ही एम्प्लॉय अपना सर झुकाए ही खड़े हो जाते हैं और अहान को ग्रिड करने लगते हैं। अहान बड़े ही एरोगेंट तरीके से चलते हुए ही अपनी पर्सनल लिफ्ट से होकर अपने केबिन में जाता है। अहान जैसे ही केबिन के पास आकर केबिन का डोर खोलता है ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से भर जाती है।